हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन योर सराउंडिंग्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ऐसा कोई भी एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या ऐसी कोई भी चीज हो जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका कुछ मास है, तो हम उस चीज को मैटर कहेंगे। और अगर हम बात करें हमारे यूनिवर्स में सारी चीजें हैं, ये किससे बनी हुई है? ये आपके मैटर से बनी हुई है। अगर हम इसका कुछ एग्जांपल देखें, एयर, वाटर, टेबल, ये सारी चीजें हम अपने सराउंडिंग में इजीली देख सकते हैं। तो ये सब जो है वो मैटर के एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, जो हमारे अर्ली फिलोसफर्स थे, उन्होंने जो मैटर को क्लासिफाई करा था वो आपके पंच तत्व, जो 5 डिफरेंट पंच तत्व थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको क्लासिफाई करा था। जो आपका था एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, जिसको हम धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश में कहते हैं। अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखें मैटर्स का, ऑन द बेसिस ऑफ योर फिजिकल स्टेट, जो मैटर के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन हुआ, वो था आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर इनके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन देखें, तो मैटर को जो क्लासिफाई करा गया था इनके केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, वो था उसके प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस मे बी एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस आपके एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर्स क्या होंगे? दे आर द होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये जो मिक्सचर है एलिमेंट से कंपाउंड है, ये आपको फर्दर सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। तो अभी हम बात करेंगे आपके मैटर्स और उसके क्लासिफिकेशंस की। नाउ वी विल सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये हमें पता है जो मैटर है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना रहता है, और केमिस्ट्री में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम एक एटम बोलते हैं। नाउ अगर हम बात करें पार्टिकल्स की, तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसी स्पेस को हम इंटर पार्टिकल स्पेस भी कहते हैं। अब देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ एक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो हम देख सकते हैं सॉलिड में बहुत क्लोजली पैक रहते हैं सारे पार्टिकल्स, लिक्विड में थोड़े लूजली पैक रहेंगे, गैस में काफी ज्यादा लूजली पैक रहते हैं। तो ये जो इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को हम इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। नाउ आवर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, हम यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं ये एक जगह कांस्टेंट नहीं रहते, ये कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं। और इन्हीं पार्टिकल के मूवमेंट के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन होती है। अगर पार्टिकल बहुत स्लो मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी, अगर पार्टिकल बहुत स्पीडली मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। और पार्टिकल के मूवमेंट के कारण ही डिफ्यूजन ऑफ मैटर भी होता है। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, एक बॉन्ड के थ्रू अट्रैक्शन रहता है इनमें, और इस जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं बहुत स्मॉल रहते हैं, हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड रहेंगे। तो अगर हम बात करें एक एटम की, तो ये एटम होता क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which having its own independent existence is known as atom। तो एक पार्टिकल जो खुद अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उस चीज को हम एटम बोलेंगे। तो अगर हम इसके साइज को देखें, इसका साइज नियर अबाउट 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर रहता है। और इसी एटम के अंदर आपका न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। नाउ हम देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा मैटर पे। तो अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज करा तो डिफ्यूजन रेट भी इंक्रीज हो जाती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन मैटर में ज्यादा होगा। वैसे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल की इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वापस देख सकते हो स्टूडेंट आप, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट वी विल सी सम बेसिक कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम इसके कंपैरिजन के बेसिस पर ही इसकी सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम एक रफ डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, यहाँ लिक्विड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, यहाँ गैस के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। तो नॉर्मली हम सॉलिड किस टाइप के मैटर को कहते हैं? सो सॉलिड रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मैटर विच हैव स्ट्रक्चरल रिजिडिटी एंड अ फर्म शेप, जिसके पास एक स्ट्रक्चरल रिजिडिटी रहती है और एक फिक्स्ड शेप रहता है, जिस शेप को हम इजीली चेंज नहीं कर पाते, उस चीज को हम सॉलिड कहते हैं। अगर हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड एक ऐसा सब्सटेंस रहता है विच कैन फ्लो फ्रीली, जो इजीली फ्लो हो सकता है। इसकी डेफिनाइट वॉल्यूम तो होती है मगर कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता। अगर हम बात करें गैस की, गैस रिफर एज अ स्टेट ऑफ मैटर, इट डू नॉट हैव एनी शेप। इसका ना तो कोई शेप रहता है ना ही इसमें कोई फिक्स्ड वॉल्यूम रहती है। अगर हम अपने तीनों जो स्टेट्स हैं हमारे मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसके शेप और वॉल्यूम को कंपेयर करें तो सॉलिड में फिक्स्ड शेप रहता है और फिक्स्ड वॉल्यूम रहती है। लिक्विड में इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। ये जिस भी कंटेनर में हम रखेंगे, सपोज करो एक ग्लास में मैंने 200 ml वाटर रखा तो उसने किसका शेप ले लिया? ग्लास का शेप ले लिया लिक्विड ने। अगर वही 200 ml में एक जग में रखूंगा तो वो जग का शेप ले लेगा, मगर इसकी वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम अभी भी 200 ml ही है दोनों केसेस में, बस शेप चेंज हुआ है। मगर अगर हम बात करें गैस की तो इसमें ना तो इसका कोई फिक्स्ड शेप रहता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम रहती है। अगर एक गैस सिलेंडर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब सपोज करो गैस है और उसका अगर मैंने नॉब ओपन कर दिया तो गैस हर जगह स्प्लिट हो जाएगी। तो अब वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब गैस नहीं रही, तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, इससे पहले भी हमने देखा था स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो पार्टिकल्स जब मूव कर रहे हैं उसके कारण जो एनर्जी ऑब्टेन हो रही है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो हम अगर बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बहुत ही कम है, तो उन पार्टिकल्स को घूमने की जगह ही बहुत कम मिलती है। तो पार्टिकल अगर बहुत कम घूम रहे हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होगी। अब लिक्विड के केस में इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर हम गैस की बात करें तो यहाँ इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा है, बहुत स्पेस रहता है दो पार्टिकल्स के बीच में, तो पार्टिकल इजीली मूव कर सकते हैं, तो उसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। तो जो हाईएस्ट रहती है वो गैस के केस में रहती है। कंप्रेसिबिलिटी, हम सॉलिड को इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस। लिक्विड इज नियरली डिफिकल्ट, बट गैसेस आर वेरी इजी टू कंप्रेस। अगर हम बात करें अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ रेगुलर और बहुत क्लोज्ड अरेंजमेंट रहता है मॉलिक्यूल्स का। यहाँ रैंडम अरेंजमेंट रहेगा लिक्विड में एंड बहुत लाइट स्पेसली अरेंज रहते हैं। अगर हम बात करें गैस के अरेंजमेंट में, तो यहाँ भी रैंडम अरेंजमेंट रहता है और मोर स्पेसली अरेंज रहते हैं। अगर हम बात करें फ्लूइडिटी की, तो सॉलिड कैन नॉट फ्लो। लिक्विड की बात करें, इट कैन फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम बात करें गैस के फ्लो की, इट कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। मॉलिक्यूलर मोशन, यहाँ इंटरस्पेस बहुत कम है दो पार्टिकल्स के बीच में, तो यहाँ नेग्लिजिबल मॉलिक्यूलर मोशन होता है। लिक्विड में ब्रोमिनियन मॉलिक्यूलर मोशन होता है, गैस में फ्री, कांस्टेंट एंड रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन होता है।
अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर स्पेस की, तो सॉलिड में बहुत लेस स्पेस है, लिक्विड में ज्यादा स्पेस रहता है पार्टिकल्स के बीच में, और जहां सबसे ज्यादा जो स्पेस रहता है वो आपके गैस में रहता है। अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, तो यहाँ हम देख सकते हैं सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड रहते हैं। तो अगर ये बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है तो यहाँ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। लिक्विड के केस में यहाँ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन थोड़ा कम रहेगा, और जो सबसे मिनिमम रहता है, सबसे मिनिमम किस में रहेगा, गैस में रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर अरेंज होते हैं, तो यहाँ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत मिनिमम होता है। अगर बात करें हम साउंड स्पीड की, तो जो साउंड की स्पीड है वो सॉलिड में फास्टेस्ट होती है। सॉलिड में साउंड बहुत फास्ट ट्रेवल करता है। अगर हम बात करें लिक्विड की, सो इट इज फास्टर देन गैस। लिक्विड में फास्टर रहेगा गैस के कंपैरिजन में, बट स्लोअर देन सॉलिड। तो सबसे ज्यादा जो साउंड की स्पीड है वो कहाँ में रहेगी स्टूडेंट्स, आपके सॉलिड में, और सबसे कम जो रहेगी वो किस में रहेगी, आपके गैस में, और मीडियम रहेगी आपके लिक्विड में। अगर हम बात करें इसके स्टोरेज की, सॉलिड को स्टोर करने के लिए आपको कोई कंटेनर की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका फिक्स्ड शेप है। लिक्विड को इट कैन नॉट बी स्टोर्ड विदाउट एनी कंटेनर, तो इसको स्टोर करने के लिए आपको कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। विदाउट कंटेनर हम लिक्विड को स्टोर नहीं कर सकते। गैस की बात करें तो इसको हमें एक क्लोज्ड कंटेनर की जरूरत है। आप ओपन कंटेनर में गैस नहीं रख सकते। जैसे एक जग है तो उसको मैं ओपन कंटेनर बोल सकता हूँ, तो वहां मैं लिक्विड तो स्टोर कर सकता हूँ मगर जग में मैं गैस स्टोर नहीं कर सकता। तो गैस को स्टोर करने के लिए आपको क्लोज्ड कंटेनर की जरूरत रहेगी। अगर हम बात करें अदर स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो अभी तक हमने तीन स्टेट्स तो देखी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा भी दो और स्टेट होती हैं, वो है आपकी प्लाज्मा और बीईसी। तो हम बात करें प्लाज्मा की, प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस होती है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी गुड कंडक्टर होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, एंड इट इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। नाउ प्लाज्मा लाइक गैसेस, प्लाज्मा एकदम गैस की तरह ही है और ये एक आयोनाइज्ड गैस का फॉर्म होता है। तो हम जैसे ही जो गैस की प्रॉपर्टीज हैं सेम प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज रहेंगी। इसका भी कोई शेप फिक्स नहीं रहता, इट हैज इंडेफिनाइट शेप। इसकी भी कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं रहती, इट हैज इंडेफिनाइट वॉल्यूम। नाउ प्लाज्मा इज अ कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, ये भी एक कॉमन स्टेट है मैटर की। तो ये सिमिलर लाइक आपके गैस है, बट गैस का एक आयोनाइज्ड फॉर्म होता है। अगर हम एग्जांपल्स देखें प्लाज्मा के, तो ये जो आपका मैक्सिमम आपके 99% यूनिवर्स में फाइंड हो जाता है इजीली, स्टार्स में, लाइटनिंग में, नियॉन लाइट्स में, प्लाज्मा टीवी में। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके प्लाज्मा के। प्लाज्मा में हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सिमिलर गैस की तरह ही रहती है, मगर अगर हम इसके पार्टिकल्स देखें, पार्टिकल्स गैस की तरह ही दूर दूर हैं, मगर यहाँ पार्टिकल्स पे चार्जेस आ जाते हैं। यहाँ पार्टिकल्स पे प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, ऐसे चार्जेस आ जाते हैं। तो इसीलिए जो गैस फॉर्म है आयोनाइज्ड गैस होती है। नाउ अवर फिफ्थ फेस ऑफ मैटर, जो कि है आपका बीईसी, जिसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहते हैं। सो ये एक स्टेट होता है मैटर का जब एक डाइल्यूट गैस ऑफ बोसॉन्स कूल्ड टू द टेम्परेचर विच इज नियर अबाउट जीरो, या एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं इसको। तो जब भी हम गैस को, आपको पता है स्टूडेंट गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, तो जब हम गैस को कूल करते हैं तो ये लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होगी तो पार्टिकल का अरेंजमेंट पास आने लगेगा, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होने लगेंगे। और ज्यादा कूल करेंगे तो हम ये सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा, इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस और कम हो जाएगा तो ये सॉलिड का फॉर्म ले लेगा। अब इसको हम फर्दर और ज्यादा कूल करें, मतलब ये सॉलिड स्टेट में तो आ चुका है, गैस से हम इसको सॉलिड स्टेट में लेके आ चुके हैं, सॉलिड से हम इसको और ज्यादा कूल कर रहे हैं
कितने टेम्परेचर पे? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मीन्स स्टूडेंट्स 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे हम इसको कूल करेंगे। मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब इसको हम कूल करते हैं तो ये सुपर एटम टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके जितने एटम्स हैं दे स्टार्ट टू, जितने भी इसके एटम्स रहेंगे ये आपस में टकराने लगेंगे और ज्यादा ये क्लोज हो जाएंगे। जब हमने इसको बहुत ज्यादा कूल कर दिया तो ये क्लम्प, सारे एटम्स एक क्लम्प अप जैसे हो जाएंगे, मतलब आपस में टकराने जैसे लगेंगे ये सारे एटम्स। तो जब ये सारे एटम्स आपस में टकराने लगेंगे तो ये कुछ इस टाइप का शेप ले लेता है और ये बहुत ज्यादा हार्ड फॉर्म में पहुंच जाता है। इसी चीज को हम वो आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। और इस चीज को जो स्टडी करा था हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने करा था विथ एल्बर्ट आइंस्टीन। तो इनका जो वर्क पब्लिश हुआ था 1924-25 के अराउंड हुआ था और उन्हीं के नाम पे सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर रखा गया, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड को हीट करा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। इसी के एग्जांपल है आपका आइस सॉलिड फॉर्म में है, इसको हीट करने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। नेक्स्ट, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो इट चेंजेस इनटू गैस। अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? इट कन्वर्टेड इनटू स्टीम। व्हेन गैस आर कूल्ड, अब हमारे पास गैस स्टेट है मैटर की, इसको हमने क्या करा? कूल करा, कंडेंसेट करा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अगर हम स्टीम को कूल करेंगे, स्टीम को कूल करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। अगर हम फर्दर लिक्विड को कूल करेंगे, अगर हमने फर्दर लिक्विड को कूल करा तो अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके सॉलिड में। अगर हम वाटर को कूल करते हैं तो अगेन इट इज कन्वर्टिंग इनटू योर आइस। सॉलिड को अगर हीट करा तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड। लिक्विड को हमने फर्दर हीट करा, इट विल कन्वर्ट इट इनटू गैस। अगर हमने गैस को कूल करा इट विल कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड। अगर लिक्विड को फिर फर्दर कूल करा इट विल कन्वर्ट इट इनटू सॉलिड। अगर इसी चीज को स्टूडेंट हम इसके पार्टिकल्स के फॉर्म में देखें, सॉलिड है तो यहाँ पार्टिकल्स अरेंजमेंट बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, तो यहाँ पार्टिकल कैन नॉट मूव, पार्टिकल मूव ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है। अगर हमने इसको मेल्ट करा, हीट करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में आ गया तो यहाँ इसके पार्टिकल्स में अरेंजमेंट, पार्टिकल अरेंजमेंट में स्पेस मिल जाएगा, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस हो जाएगा काफी। इसके बाद इसी लिक्विड फॉर्म को जब हमने फर्दर बॉईल करा, जब हम इसको बॉईल करेंगे तो इसके पार्टिकल्स और ज्यादा दूर होने लगेंगे, इसमें काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ये भी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये गैस का फॉर्म ले लेता है। नाउ इंटरकन्वर्शन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे पास जो तीनों स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हमारे पास मैटर सॉलिड फॉर्म में है तो अगर हमने उसको हीट करा, जिस चीज को हम फ्यूजन कहते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड में। अगर लिक्विड को हमने फर्दर हीट करा तो उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। वेपराइजेशन के बाद ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम अब इसका रिवर्स प्रोसेस देखें स्टूडेंट, गैस को मैंने कूल करा, कंडेंसेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। गैस को अगर हम फर्दर कूल करते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू तो ये चेंज हो जाता है मैटर लिक्विड में। लिक्विड को वापस हम क्या करते हैं? फिर कूल करते हैं, जिस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो सॉलिडिफिकेशन के बाद ये लिक्विड वापस कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। अगर मुझे सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट में जंप करना है बिना लिक्विड स्टेट रीच करे, तो इस प्रोसेस को व्हेन यू आर डायरेक्टली कन्वर्टिंग अ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट इज कॉल्ड योर सब्लिमेशन। और ये रिवर्स प्रोसेस भी है, गैस से डायरेक्ट हम सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रोसेस को भी हम सब्लिमेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर डिफ्यूजन। So the intermixing of particles of two different types of matter, दो डिफरेंट टाइप के मैटर्स के पार्टिकल्स की जो इंटरमिक्सिंग होती है उस चीज को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अगर हम बात करें सब्लिमेशन की,
द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड योर सब्लिमेशन। अगर आप सॉलिड को हीट कर रहे हो और लिक्विड स्टेट रीच नहीं हो रही है, डायरेक्टली आप गैस स्टेट में पहुंच जा रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सिमिलरली अगर गैस से डायरेक्टली आप सॉलिड में पहुंच रहे हो तो उस प्रोसेस को भी हम सब्लिमेशन कहेंगे। तो इसके एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट, सॉलिड कैम्फर जो कि आपका कपूर होता है, अमोनियम क्लोराइड, इसको जब भी हम हीट करेंगे ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में, गैसियस स्टेट में। इसमें आपको लिक्विड स्टेट नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट, चाइना डिश में हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड को हीट अप करा है, तो हमें जो वेपर्स मिलते हैं वो किसके वेपर्स रहते हैं स्टूडेंट, एल्यूमिनियम क्लोराइड के। तो यहाँ हमें कहीं भी लिक्विड नहीं मिलेगा, डायरेक्टली हम सॉलिड से गैस स्टेट में पहुंच जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज योर मेल्टिंग, जिसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। नाउ व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब भी हम सॉलिड को हीट करते हैं तो जो पार्टिकल्स रहते हैं सॉलिड की, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद अ ग्रेटर स्पीड। सॉलिड के पार्टिकल काफी ज्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं और बहुत ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करते हैं, एंड दे बिगिन टू मूव मोर फ्रीली एज कंपेयर्ड इन द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट था काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड था। अब हमने क्या करा, इसमें हीट अप करा इसको। हीट होने के कारण जब हमने इसको हीट करा तो इसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट थोड़ा दूर हो जाता है और पार्टिकल्स इजीली फ्रीली मूव करने लगते हैं। देन द पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है और सॉलिड चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड में। दिस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। इस प्रोसेस, जो प्रोसेस है आपका मेल्टिंग का सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन भी कहते हैं। एंड द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होने लगता है, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री केल्विन, ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है या डेफिनेशन आती है स्टूडेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन भी होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सो द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जितनी एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी हीट एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमें जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस चीज को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अगर हम मेल्टिंग को फ्लो डायग्राम के थ्रू देखें स्टूडेंट्स, सो सॉलिड था हमारे पास, सॉलिड को हमने हीट करा, हीट करने के कारण क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। हमने पढ़ा था स्टूडेंट, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। इसके कारण क्या होगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, विच रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देन इट विल रिजल्ट द पार्टिकल लीव्स देयर फिक्स पोजीशन। जो पार्टिकल्स पहले फिक्स पोजीशन में बहुत क्लोजली पैक थे, अब वो अपना पोजीशन छोड़ देंगे एंड दे स्टार्ट फ्लोइंग। अब जब वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे तो सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बॉइलिंग। सो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, अब इससे पहले मेल्टिंग में हमारे पास जो इनिशियल स्टेट थी वो क्या थी, सॉलिड। सॉलिड से हम लिक्विड कन्वर्ट कर रहे थे। अब बॉइलिंग में हम लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करेंगे। सो व्हेन लिक्विड इज हीटेड, इट पार्टिकल्स बिगिन टू मूव इवन फास्टर। तो जैसे ही हम लिक्विड को हीट करते हैं इसके पार्टिकल और ज्यादा फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। देन द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बिगेन टू बॉइल। तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है आपके गैस वेपर फॉर्म में। सो
Boiling is a bulk phenomena. So when the liquid boils, the bulk of the liquid changes into vapor. So जैसे ही लिक्विड बॉयल होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा वो लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर्स में या गैस फॉर्म में. सो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, ऐसा टेम्परेचर जिसमें, अब जैसे आपके पास एक कंटेनर में वाटर है, तो आपने उसको हीट करा 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40, 50, तो कंटिन्यूस हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो वाटर गर्म तो हो रहा है मगर बॉयल नहीं हो रहा. बॉयल होगा, जैसे ही वो बॉयल हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फिर वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा. तो वो ऐसा टेम्परेचर जहां पर बॉयल वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस. ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका, वाटर का. हर लिक्विड का अपना डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है. अब हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. नाउ द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड. तो जितनी हीट एनर्जी हमें रिक्वायर हो रही है 1 kg ऑफ लिक्विड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस at its atmospheric pressure as its boiling point is called latent heat of vaporization. तो हमें जितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ रही है 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उस एनर्जी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं. नाउ लेट्स सी दिस बॉइलिंग विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट. अभी हमारे पास जो इनिशियल मैटर है वो क्या है, लिक्विड. इसको हमें कन्वर्ट करना है गैस में. सो लिक्विड को सबसे पहले हमने हीट करा. हीट करने के कारण क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. अगर टेम्परेचर हमने पढ़ा है, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है. सो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई. अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वापस क्या होगा, इसका पार्टिकल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ मोर स्पीड. अगर पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, डिक्रीज हो गया. तो पार्टिकल क्या होंगे, वो इजीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे. पहले पार्टिकल लिक्विड में कुछ ऐसे थे, थोड़े लूजली पैक थे. आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, फिर क्या होगा, पार्टिकल्स काफी ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे. एंड द टेम्परेचर इंक्रीज फर्दर, हम उसका टेम्परेचर को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे. देन द पार्टिकल विल लीव देयर प्लेस, पार्टिकल अपना पोजीशन छोड़ देंगे और दे विल कन्वर्ट इट इनटू गैस. एंड जैसे ही सब्सटेंस बॉयल होने लगेगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो अगर स्टूडेंट हम डिफरेंस देखें यहाँ फ्यूजन और वेपोराइजेशन में, सो फ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. फ्यूजन किसका प्रोसेस है, मेल्टिंग का. और वेपोराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड फेस इनटू वेपर. और फ्यूजन में सॉलिड फेस से हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में. सो फ्यूजन में सॉलिड इज कन्वर्टिंग टू लिक्विड, और वेपोराइजेशन में लिक्विड इज कन्वर्टिंग टू गैस. यहाँ फ्यूजन में सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, और वेपोराइजेशन में लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में. फ्यूजन से जो हीट एनर्जी यूज होती है उस हीट एनर्जी को हम हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं. यहाँ उस हीट एनर्जी को हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं. फ्यूजन किस लिए यूज होता है, फॉर कन्वर्टिंग आइस इनटू वाटर. वेपोराइजेशन फॉर कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम. इसको अगर हम ग्राफ फॉर्म में देखें स्टूडेंट्स, अगर हमने ग्राफ प्लॉट करा टेम्परेचर और हीट सप्लाई, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ इनिशियल स्टेट हमारे पास सॉलिड थी, सॉलिड में आपने हीट टेम्परेचर बढ़ाया, हीट ज्यादा हो रही है, हीट सप्लाई ज्यादा हो रही है, इसका टेम्परेचर भी रेज होता जा रहा है. एक पॉइंट के बाद सॉलिड पार्टिकल्स ब्रेक हो जाएंगे. अब ये जो आप यहाँ स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, ये होती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. यहाँ पर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एज सॉलिड टर्न्स टू लिक्विड. ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इस आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये जो आपके पास ये लाइन दिख रही है, ये एक कांस्टेंट फेज दिख रहा है यहाँ.
तो यहाँ पर ही सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। फिर इसके बाद हमने फर्दर और हीट सप्लाई बढ़ाई, हीट सप्लाई हमने और ज्यादा हीट दी, टेम्परेचर भी रेज होगा। तो आप देख सकते हैं कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन बढ़ती जा रही है। फिर फर्दर आप देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट लाइन मिली। हम यहाँ पर हीट तो बढ़ा रहे हैं, हीट सप्लाई बढ़ा रहे हैं, मगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। ये पॉइंट होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पर लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस। फिर फर्दर आप हीट सप्लाई बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और ये ग्राफ स्ट्रेट जाता रहेगा। तो हमें दो जगह कांस्टेंट मिलता है, एक फर्स्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, और दूसरी जगह जो कांस्टेंट लाइन मिलती है वो मिलती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में। नाउ नेक्स्ट इज योर फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्रीजेस टू बिकम अ सॉलिड। एक ऐसा टेम्परेचर जहां लिक्विड फ्रीज होके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड में। अभी आपके पास क्या है, लिक्विड, लिक्विड को आपने फ्रीज करा और ये लिक्विड फ्रीज होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड योर फ्रीजिंग पॉइंट। सो द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग दैट इज चेंजेस द लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट, तो उस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। सो एक ऐसा प्रोसेस जहां पर लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो रही है किसमें, सॉलिड स्टेट में, उस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। और ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड कन्वर्ट होने लगता है सॉलिड में, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नाउ विल सी द फ्रीजिंग विद हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। सो अभी हमारे पास लिक्विड स्टेट है, हमें इसको फ्रीज करके किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। तो हमने लिक्विड को कूल करा, अब हमारे पास क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सो अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो हमने टेम्परेचर डिक्रीज करा, तो टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हुई। तो अब पार्टिकल्स फ्रीली वाइब्रेट नहीं करेंगे, पार्टिकल विल स्टॉप वाइब्रेटिंग, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगी है। तो जैसे ही पार्टिकल स्टॉप करेंगे वाइब्रेशन, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। इट विल इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, देन पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग स्लोली। अब पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं करेंगे और धीरे धीरे पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देंगे। देन इफ द टेम्परेचर इज लोअर्ड फर्दर, हम टेम्परेचर और कम करेंगे, देन द अट्रैक्टिव फोर्स पुल द पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर और कम करा तो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचने लगेंगे, तो पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज आने लगेंगे। तो ये जैसे ही पार्टिकल्स के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे तो सब्सटेंस फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और वो सॉलिड स्टेट में रीच हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज योर कंडेंसेशन। जब हमारे पास जो मैटर की स्टेट है गैस, हमें गैस से कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। So for change of gas to liquid, the process is called condensation. इसमें भी जो पार्टिकल अरेंजमेंट में सेम ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट्स। जैसे ही आप गैस को कूल करते हो तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम होने लगता है, देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कम होने लगेगी। अभी हमने देखा था टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग स्लोली, पार्टिकल बहुत धीरे धीरे मूव करने लगेंगे। इसके कारण क्या होगा, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो इंक्रीज होने लगेगा, वो एक दूसरे पार्टिकल्स को बहुत टाइटली होल्ड करने लगेंगे। और जब पार्टिकल्स एक दूसरे को टाइटली होल्ड करने लगेंगे, पहले गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते थे, अब जैसे ही इनका काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, ये बहुत स्लोली मूव करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करने लगेंगे, पार्टिकल्स अरेंजमेंट क्लोजली पैक्ड होने लगेंगे। उसके कारण क्या होगा, ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी,
it will convert it into liquid. So स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ देखें टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करने पे मैटर अपनी स्टेट्स चेंज कर रहे हैं. सो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सॉलिड टू लिक्विड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग. व्हेन द स्टेट ऑफ लिक्विड इज चेंजेस टू सॉलिड. अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है मगर इसमें आपने क्या करा? टेम्परेचर कम करा या इसको कूल करा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग. जब हम लिक्विड टू गैस चेंज करते हैं मींस आपने क्या करा? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं. जब हम गैस टू लिक्विड कन्वर्ट करते हैं यहां हमने क्या करा? टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज योर इवोपरेशन. द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर at any temperature below its boiling point is called evaporation. So जब हम लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? वेपर में, किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना, उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, दैट इज कॉल्ड योर इवोपरेशन. और बॉइलिंग हमारा बल्क फिनोमेना था, इवोपरेशन हमारा सरफेस फिनोमेना रहता है जो कि सरफेस पे डिपेंडेंट रहता है. पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी. जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस से एनर्जी गेन कर लेते हैं टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट. तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो उसके सरफेस से एनर्जी गेन कर लेते हैं और इसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव होने लगते हैं और वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. और जो आपका इवोपरेशन है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि आपका फर्स्ट फैक्टर है आपका सरफेस एरिया. अगर आपका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो आपका इवोपरेशन भी ज्यादा होगा. अगर आपका सरफेस एरिया ज्यादा है मींस अगर आप एक कंटेनर में वाटर को बॉईल कर रहे हैं या एक रिवर में वाटर बॉईल हो रहा है सन के थ्रू, तो किस जगह पर ज्यादा इवोपरेशन होगा? ऑब्वियसली रिवर में ज्यादा इवोपरेशन होगा क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है. तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवोपरेशन भी ज्यादा होगा. ये टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है. मोर द टेम्परेचर मोर विल बी इवोपरेशन. जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे इवोपरेशन भी उतना ज्यादा बढ़ेगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ह्यूमिडिटी की बात करें तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड योर ह्यूमिडिटी. सो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है या अगर हम बात करें इसकी तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है इवोपरेशन की. मींस अगर आपके ह्यूमिडिटी और इवोपरेशन को मैं कंपेयर करूं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है. मींस अगर आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आपका इवोपरेशन कम होगा. अगर ह्यूमिडिटी आपकी ज्यादा है तो इवोपरेशन कम होगा. अगर आपकी ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी क्या है? जितना वाटर वेपर है एयर में प्रेजेंट है. तो अगर एयर में वाटर वेपर बहुत कम है तो इवोपरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा क्योंकि वो वाटर वेपर गैस को रोकेगा नहीं, तो इवोपरेशन ज्यादा. स्पीड ऑफ विंड पे भी इवोपरेशन डिपेंड करता है. अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो इवोपरेशन भी ज्यादा होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर आपकी स्पीड ऑफ विंड हवा ज्यादा हो तेज स्पीड से फ्लो हो रही है तो आपका इवोपरेशन भी ज्यादा स्पीड से होगा. एंड इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड ऑल्सो. इफ लेसर इज द बॉइलिंग पॉइंट मोर इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू इवोपरेट. अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इवोपरेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी. तो ये हम बोल सकते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इवोपरेशन ज्यादा होगा, अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इवोपरेशन कम होगा. नाउ नेक्स्ट इज योर इवोपरेशन कॉज कूलिंग. ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जाता है. इवोपरेशन कूलिंग भी करता है. सो व्हेन अ लिक्विड इवोपरेट, जब भी एक लिक्विड इवोपरेट होता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, दे एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. वो अपनी सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं और इवोपरेट हो जाते हैं. तो इसके कारण क्या होता है स्टूडेंट? सराउंडिंग आपकी कूल हो जाती है, सराउंडिंग बिकम कोल्ड. इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें
wearing cotton clothes in summer keep us cool because cotton absorbs sweat and when sweat evaporates. जब हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं समर सीजन में, तो जो आपके कॉटन है, कॉटन के जो क्लोथ्स हैं वो सारा स्वेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो स्वेट इवापोरेट होता है, वो जो स्वेट इवापोरेट हो रहा है वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट कहाँ से, आपकी बॉडी से, और इसके कारण क्या हो रहा है, आपकी बॉडी कूल। नाउ नेक्स्ट इज बाय लोअरिंग टेम्परेचर। सो व्हेन वी कूल अ गैस, जब हम एक गैस को कूल करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, उस वजह से उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट स्लो डाउन हो जाता है, वो भी कम हो जाएगा, और उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, वो पार्टिकल डिस्टेंस कम होने लगता है, वो क्लोजली पैक्ड होने लगते हैं, और जब वो क्लोजली पैक्ड होने लगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है, गैस कन्वर्ट हो जाता है फाइनली लिक्विड में। तो मीन्स आपने गैस को कूल कर कर कन्वर्ट कर दिया है इसको लिक्विड फॉर्म में। सो ऐसे कुछ गैसेस हैं लाइक अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, विच कैन बी लिक्विफाइड easily by applying atmospheric pressure at room temperature. So ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स है, जैसे अमोनिया हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कुछ ऐसे गैसेस के एग्जांपल है जिसको हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर या रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाइड कर सकते हैं। और इसी का एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो आता है आपके पास, ड्राई आइस। व्हाट इज ड्राई आइस? तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कूल करते हैं अंडर हाई प्रेशर, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कूल करा अंडर हाई प्रेशर, इट गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारे पास गैस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारे पास CO2 है, गैशियस फॉर्म में है ये, तो इस गैशियस फॉर्म को हमने जब कूल करा तो ये गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सॉलिड CO2। इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड CO2। इसी सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। Now next is the difference between boiling and evaporation. So if it take place at a particular temperature when liquid is heated, तो जब आप लिक्विड को हीट करते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को, उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। इट ऑकर्स एट एनी टेम्परेचर, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड बॉइल्ड है, अब इसके बाद फर्दर आपने कुछ भी टेम्परेचर इंक्रीज करा तो वहां इवोपरेशन हो जाएगा। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, वेयरएस इवोपरेशन इज सरफेस फिनोमिना। ये सरफेस पे डिपेंडेंट रहता है, और बॉइलिंग जो है वो आपका बल्क फिनोमिना है। बॉइलिंग में नो कूलिंग कॉज्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग। इवोपरेशन में इवोपरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था स्टूडेंट्स, इवोपरेशन के कारण कूलिंग भी होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मगर बॉइलिंग के केस में कोई भी कूलिंग का फिनोमेना नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग, बट बॉइलिंग में कुछ कूलिंग नहीं होती है। बॉइलिंग बल्क फिनोमेना होता है, वेयर एज इवोपरेशन इज योर सरफेस फिनोमेना। बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अचीव होगा, मगर ऑलरेडी जब वाटर बॉयल है, अगर मैं वाटर के एग्जांपल से देखूं, ऑलरेडी आपके पास वाटर बॉयल है, तो उसके बाद फर्दर कुछ भी टेम्परेचर हो तो वहां इवोपरेशन हो सकता है। सो इवोपरेशन ऑकर्स एट एनी टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, हाउ टू कन्वर्ट केल्विन टू सेल्सियस। सो जो आपके बेसिक मेजरिंग स्केल है टेम्परेचर की, वो आपके फ़ारेनहाइट में होती है, सेल्सियस में होती है, केल्विन में होती है। तो जो आपके पास जनरल फॉर्मूला है केल्विन टू सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए, वो आपके पास ये फॉर्मूला है। अगर आपको केल्विन को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, या सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आपको ये फॉर्मूले का यूज करना है। और जो आपके पास सेकंड फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट स्केल का है, अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, आपके पास गिवन टेम्परेचर सेल्सियस में है, तो इसका फॉर्मूला होता है 9/5, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। यहाँ जो भी आपके पास डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है प्लस 32। तो पहले आपको ये चीज सॉल्व करनी है, इसका जो भी आंसर आएगा उसमें 32 ऐड कर देना, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा।
तो यहाँ जो आपके बुक में जो न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं, छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, आपका स्केल कन्वर्ट करना केल्विन टू सेल्सियस और सेल्सियस टू केल्विन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए स्टूडेंट्स मैंने, आपको कन्वर्ट करना है 55 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। तो आपके पास जो फॉर्मूला है केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस सेल्सियस। तो अभी आपके पास सेल्सियस का टेम्परेचर किस में दिया है स्टूडेंट? 55। तो आपने यहाँ लिख दिया 55। तो जब आप इसको फर्दर ऐड करोगे 5 प्लस 3 यहाँ हो जाएगा आपके पास 8, 7 प्लस 5 12, कैरी ओवर 1, 2 प्लस 1 3। तो आपके पास ये 55 डिग्री सेल्सियस ये कन्वर्ट हो चुका है अब 328 केल्विन। सिमिलरली नेक्स्ट है आपके पास, अब आपको कन्वर्ट करना है -176 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। तो स्टूडेंट्स वापस से आपको यही काम करना है। अब आप देख सकते हो अगेन फॉर्मूला मेरे पास यही है, केल्विन 273 डिग्री सेल्सियस, जो आपके पास 273 फॉर्मूले में वही 273 मैंने लिखा, प्लस अब यहाँ सेल्सियस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? -176। आपको यहाँ क्या करना है? -176। नो, जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे 273 प्लस माइनस -176, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 97। सो -176 सेल्सियस इज इक्वल टू 97 केल्विन। नेक्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट 255 केल्विन टू सेल्सियस। अब आपके पास जो टेम्परेचर है वो किस में दिया हुआ है स्टूडेंट्स? वो आपको केल्विन में दिया है। तो फॉर्मूला आपके पास यही है। अब आपके पास केल्विन की वैल्यू है, मींस 255 आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। 255 इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है, तो उसको मैं अभी सी ही रहने देता हूँ। फिर ये चीज वहां लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी, तो 255 माइनस 273 विच इज इक्वल टू व्हाट? सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, सो व्हाट यू विल गेट -18 डिग्री। तो अब यहाँ जो हमारे पास वैल्यू आई है 255 केल्विन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली 20 केल्विन, तो आप यहाँ केल्विन की जगह क्या लिख दोगे? 20 इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। सो नेक्स्ट स्टेप में 20 माइनस 273 विल इक्वल टू व्हाट? डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे व्हाट यू विल गेट वैल्यू 3253। सो अब ये वैल्यू किस में आएगी स्टूडेंट? प्लस माइनस, माइनस साइन विल बी अ बिगर नंबर, यहाँ जो वैल्यू आएगी माइनस में आ जाएगी। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी सेल्सियस की वो आएगी -253 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ कन्वर्जन है आपका केल्विन टू सेल्सियस या सेल्सियस टू केल्विन का। होप स्टूडेंट आपको ये फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।